हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान थे विज्ञान को लेकर और कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आखिर हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 में विज्ञान की तैयारी कैसे करें, उसके सिलेबस को कैसे पूरा करें ताकि हम लोगों का मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो सके और हम लोग 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक रहें। तो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू भी, कि आप लोग कैसे उसको पूरा कर सकेंगे और किस बुक से आप लोग तैयारी करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। तो जो क्वेरीज आ रही थी सबसे फर्स्ट में हम लोग वो देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक को लेकर। देखिए मेरे पास जो है ये स्पर्धा प्रकाशन का है, विज्ञान एवं कंप्यूटर का। इसका भाग 2 है, अलग अलग करके पार्ट वाइज इसका आता है। झारखंड जीके का अलग आएगा और रीजनिंग मैथ ऐसे करके अलग अलग आता है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक मार्केट से उठा के ले सकते हैं। इसका बस एक ही मकसद होता है कि आपको एक रास्ता दिखाता है। आपने जिस एग्जाम का फॉर्म भरा है, आप लोग किस रास्ते से जाएंगे, तो इस रास्ते से जाएंगे तो आप लोग सही दिशा में पहुंचेंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस क्वेश्चन बैंक का इतना ही मतलब है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। पहला तो ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, विज्ञान को लेकर जो डाउट था, सबसे पहले देखिए कि विज्ञान में सिलेबस क्या दिया हुआ है जो हमारा साइंस में है। तो ये सिलेबस ऐसे ही दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ, जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित, इस चीज को गौर करिएगा, सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, विज्ञान में उसने पीएचडी नहीं किया हो, वैसा नहीं, लेकिन एक सुशिक्षित व्यक्ति चाहिए जिसने ऐसा अध्ययन किया हो। ठीक है, इसका कुल मिलाकर यही है। देखिए, एक होता है साक्षर, अगर आप लोग देखेंगे एक होता है साक्षर। साक्षर मतलब क्या हुआ कि लिखना पढ़ना जानता है, ठीक है, साइन वाइन कर लेता है, लेकिन इसके पास डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये साक्षर है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा, ये डिग्री धारक होगा। ठीक है, और यह इसके पास डिग्री होने की वजह से कोई भी जॉब में अप्लीकेबल होगा अप्लाई करने के लिए। जैसे आप सभी जो हैं, हम सभी ग्रेजुएट हैं, इसीलिए तो हम लोग अप्लीकेबल हैं। जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई किया हमने, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास डिग्री है, तो हम लोग शिक्षित हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सुशिक्षित। सु यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। सु मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ, यानी जिसने अच्छे तरीके से जो शिक्षा ग्रहण किया हो विज्ञान विषय में, जो अच्छे से शिक्षित हुआ हो, जिसका डिग्री अच्छे से मिला हो। यानी ऐसे ही नहीं है कि गए ग्रेजुएशन का एग्जाम देने और पता चला एक तरफ गेस पेपर निकाले और रटारट छाप रहे हैं, तो उसने सुशिक्षित थोड़ी है। ठीक है, डिग्री मिल गया, शिक्षित है, लेकिन सुशिक्षित नहीं हुआ, अच्छे से उसने अध्ययन नहीं किया। ठीक है, तो सुशिक्षित होना है। अब हम लोग सुशिक्षित बन जाएंगे, पहले नहीं थे लेकिन अब बनने का प्रयास करेंगे और बन जाएंगे। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग कौन कौन से बुक प्रेफर करेंगे ताकि हम लोग पूरे इसको सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं और हम लोगों का एक भी क्वेश्चन भी ना छूटे, कम से कम 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो देखिए मेरे पास जो है ये एक है एनसीईआरटी का, ये सारा बुक है दिया है, 6 क्लास का है, 6 से लेकर ये देखिए पूरा चूहा हुआ इसको काट दिया है। इसी से मैं पढ़ता हूँ जब भी मुझे कुछ डाउट होता है, तो क्योंकि अब इसका हालत बहुत खराब है, दिखाने में ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं पढ़ता इसी से हूँ। आप लोगों को मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि ये जो एनसीईआरटी का बुक जो है, ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िए। अगर थोड़े से भी मेरे तरह, अगर थोड़े से भी आप लोग खोजी छात्र हैं, खोजी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी चीज दिया हुआ है, अगर इसमें जो भी चीज दिया हुआ है आप लोग अपने इच्छा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके खोज लेते हैं कि अरे यार इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये सारा जड़ तना ये सब दिया हुआ है, तो इसमें जड़ तना के बारे में उतना बताया नहीं गया है कि जड़ किसको कहते हैं, तना किसको कहते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन दिमाग में जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ये आ जाता है, तो मैं उसको सर्च करने का प्रयास करता हूँ कि जड़ किसको बोलेंगे, जड़ नीचे ही क्यों जाता है, तना ऊपर क्यों रहता है। तो ऐसे करते करते मैं सिर्फ एक चैप्टर से ही मैं बहुत सारा चीज कंप्लीट कर लेता हूँ और मुझे वो नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, ये चीज अगर आप लोग इस प्रकार से अगर खोजी छात्र हैं, थोड़ा सा भी हैं, तो मैं बता रहा हूं कि 6 से 10 तक का जो एनसीईआरटी है साइंस का, वो आपके लिए सफिशिएंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का पूरे ऑल ओवर इंडिया में तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूं, ठीक है, अभी उतना आपके पास समय नहीं है, आप लोग उतना खोज भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये एक चीज देखिए, ये मेरे पास एक लूसेंट है, तो इसको भी आप साथ में, इसके साथ आप लोग ये भी रखिएगा। आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, लेकिन आपको उसके साथ ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। अभी थोड़ा बहुत समय है, अगर समय मिलेगा तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा। एक लूसेंट का एक सामान्य विज्ञान भी आता है, लूसेंट सामान्य विज्ञान, लूसेंट साइंस करके एक आता है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वे विद्यार्थी उसको पढ़ें
जो पहले से जिनका सिलेबस बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है, जो बिल्कुल स्थिर है चार और उनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हमको और पढ़ लेना चाहिए, तो वो लूसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ लें। ठीक है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जो स्टार्ट किए हैं या 1-2 महीने पहले स्टार्ट किए हैं, वो उसको मत लें, क्योंकि उसको लीजिएगा तो आपके दिमाग में बर्डन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा कि अब क्या पढ़ें, अब इसको कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो बर्डन दिमाग में मत लीजिएगा। छोटा सा हम लोगों का दिमाग है, बहुत मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है ना। किसी से झगड़ा हुआ वो भी दिमाग में चल रहा है, कोई कुछ बोल दिया वो भी दिमाग में चल रहा है, कोई कुछ अच्छा प्यार से बात बोल दिया वो भी दिमाग में चल रहा है और साथ में पढ़ना भी है। अब बताइए, एक दिमाग में इतना सारा चीज़ें है और साथ में लेकर पढ़ना भी है, कैसे इसको हम लोग मैनेज करेंगे? इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत ला दिएगा। एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी आपको 6 to 10th आपको पढ़ना ही है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको मुश्किल से अगर 6 का पढ़िएगा तो आपको एक दिन में आप चाहिएगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 का भी वैसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा। 8, 9, 10 का 2-3 दिन आपको 2-3 दिन आपको लगेगा मुश्किल से, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो लूसेंट का है, इसको आपको यहाँ पर जो साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें आपको देख लेना है, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे साइंस का ये क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य विज्ञान 2012। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। इसका पहला ही क्वेश्चन है, जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है। इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो झाग बनने से क्या रोकता है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, झाग बनने से रोकने का जो कारण है, यहाँ पर देखिए जल के बारे में दिया हुआ है कि जो एक होता है हार्डनेस, जो होता है यहाँ पर हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, तो इसमें से अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। ठीक है, इसको अगर आप पढ़िएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा कि जल की जो अस्थायी कठोरता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, ये आदि लवण के घुलने के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो साबुन होता है, तो साबुन में घिस रहे हैं, पता चल रहा है कि उसमें से झागे नहीं निकल रहा है। पानी में कौन सा लवण मिला हुआ है जिससे आपको झाग नहीं बनने दे रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा लवण मिला हुआ है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, और इसमें ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे करके सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ से है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, प्रकाश की एक किरण का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है। अब मैं इसको फिर से यहाँ पर लूसेंट निकालता हूँ। ठीक है, लूसेंट निकाले, ये देखिए आप लोग हर्ट्ज वाला, ये है हमारा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। बस तरंग दैर्ध्य का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है, तरंग चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, मतलब v बराबर n इंटू लैम्डा, v बराबर n इंटू लैम्डा। बस यही इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है। इसी के आधार पर हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। जैसे देखिए आपके पास होगा, तो v बराबर n लैम्डा, इसमें दिया हुआ है प्रकाश की एक किरण का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की एक किरण का तरंग दैर्ध्य, तो प्रकाश का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻n होता है। और अभी मैंने बताया ये वाला v बराबर n लैम्डा, तो v का मान ये लिख दिया। n हमको निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है, पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर n ऐसे ही लिख दिए n। और ये लैम्डा का मान वेवलेंथ, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ही इसको बोलते हैं, इसको लैम्डा भी बोलते हैं। तो लैम्डा वेवलेंथ हो गया, इसको 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी जगह पर 5000 एंगस्ट्रॉम हम लोग लिख दिए। एक के ऊपर 0 है, मतलब उसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए ये मान। अब इसको सिर्फ मान पुटअप कर दिए, ये जो लूसेंट में जो दिया हुआ था इसी पर हम लोग मान पुटअप कर दिए, ये वाला हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये हम लोग लिख दिए n 5000 एंगस्ट्रॉम, ये हम लोग लिख दिए n इंटू 5000 इंटू एंगस्ट्रॉम का मान लिख दिए 10 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, फिर ये हम लोग लिख दिए n इंटू, अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी मैं बता दे रहा हूँ, जिसको आ रहा होगा इसकी आगे बढ़ जाइएगा, और जिसको नहीं आ रहा होगा समझ लीजिए, क्योंकि हमको एक एक करके बिल्कुल जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, हमको उसको भी समझाने का प्रयास करना है। तो 5000 इंटू 10⁻−10 है, तो नीचे 5 क्यों लिखे, 5 इसलिए लिखे क्योंकि हमको ये 5000 जो है ना, ये हमको सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा गड़बड़ा देगा, इसीलिए हमको इसको पावर में लाना है, ताकि दोनों पावर मिक्स हो जाए और थोड़ा सा हमको शॉर्ट बन जाए, ये कम अंक रहे, ताकि हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर पाए, एग्जाम में कम समय ना रहेगा, इसलिए। तो हम लोग 5 लिख दिए और 10⁻3 लिख दिए। 10⁻3 मतलब 1 पर 3 गो जीरो, 1 पर 3 गो जीरो मतलब 1000 इंटू 5, 5000, इसी को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख दिए, और 10⁻−10 मीटर इसको यहाँ पर उतार दिए।
उसके बाद ये वाला ऐसे ही लिख दिए n इंटू 5 इंटू, अब 3 में से 10 घटाइएगा तो कितना होगा, ठीक है। अब इतना हो गया, अब n यही निकालना था, तो ये निकालना था, तो ये वाला मान जो हो जाएगा वो इसके बटा में हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो नीचे बैठ गया, तो इतना बटा ये वाला नीचे बैठ गया, ये नीचे बैठ गया। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जो आपको दे रहा है, ये ऑप्शन आपको सिर्फ 5 इंटू 10 टू द पावर ऐसे करके आपको ऑप्शन दे रहा है, और आपका जो यहाँ जो आ रहा है वो ऊपर भी आ जा रहा है, नीचे भी आ जा रहा है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करें, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या हुआ कि 3 इंटू, यहाँ पर 3 लिखे, इसको 3 उतारे इंटू, अब 10 टू द पावर 8 है ना, इसमें से 10 अलग कर लिए, 10 अलग किए, यहाँ पे ये 10 लिख दिए, तो 10 अलग किए तो कितना बचा, एक इसमें से माइनस हो गया ना, अभी 8 था तो एक माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो 10 टू द पावर 7 हो गया, ठीक। 10 यहाँ लिख दिए हैं यहाँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है ये चीज। अब बटा में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 लिख दिए, हो गया, 5 से दूनी काट दिए, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये वाला नीचे वाला पावर है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे में माइनस है, 10 टू द पावर माइनस 7 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला जो है ये पावर ये प्लस हो जाता है, कभी भी नीचे वाला माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऊपर ले गए, ये हमारा प्लस हो गया, तो 7 7 14 हो गया, और ये काट दिए तो 3 दूनी 6, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। यहाँ पर देखिए आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 14 दिया हुआ है, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमको समझना पड़ेगा, यही हमको नहीं पता चलेगा कि ये हम लोग कहाँ से देखें वेवलेंथ, ये सब तो याद न करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है हम लोग को नहीं समझने का, अभी हम लोग को इतना लोड क्यों पड़ रहा है। कभी भी जब हम लोग साइंस पढ़ते थे अपने क्लास में, तो बिना पूछे मतलब जैसे मैं अगर क्वेश्चन किया तो सर कुछ नहीं करेंगे, मुंडी नीचे घुमाएंगे और ऊपर से इतना मतलब मुक्का दे मुक्का 3 4 मुक्का मार दिए। अगला बार से स्टूडेंट कैसे पूछेगा, ठीक है, अगला बार से डरा हुआ स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका एक कारण यही है कि उनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था, या तो फिर वो समझाना नहीं चाहते थे, दोनों में से यही कारण होगा। तो हम लोग इसीलिए हम लोगों का ये पूरा जो भी हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, यही कारण है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है, ठीक है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब समझ में आएगा, अब बिल्कुल समझ में आएगा, आप लोग अपने से भी पढ़िएगा ना तब भी आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा हूँ अपने स्वाध्याय से सबसे ज्यादा मैंने तैयार किया और खुद से सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा यहाँ पर क्या है, ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन का मैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान फिर से निकालता हूँ, सामान्य ज्ञान ही निकाल देता हूँ आज मैं पूरा, इसको लूसेंट का ही आज मैं बताने का पूरा कर देता हूँ कि कहाँ से आप लोग करिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो इसमें नहीं। यहाँ देखिए ये आपको एक ग्रेविटेशन दिया हुआ है, इसमें जी के मान में परिवर्तन दिया हुआ है, ठीक है। तो जी के मान में परिवर्तन कभी भी ध्रुव के ऊपर नीचे, यहाँ पर डायरेक्ट जैसे ध्रुव देखिएगा ना, तो जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। अब इसको पढ़िएगा, इसको अगर क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे पहले कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है, क्यों। अब मान लीजिए हमको सिर्फ इतना ही आंसर याद है कि ग्रेविटेशन के कारण ऐसा होता है, अगर मान लीजिए हमको सिर्फ इतना ही आ रहा है इस क्वेश्चन में, हमको सिर्फ इतना ही पता है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, इसमें बस एक ही ऑप्शन में ग्रेविटेशन का चर्चा किया गया है। अगर आपको इतना भी पता है तब भी आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इतना भी पता है। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है, गुरुत्व बल कम होता है, और जहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो आप उछलिएगा ज्यादा, वहां पे फोर्स कम लग रहा है तो उछल रहे हैं ज्यादा, तो इसीलिए विषुवत रेखा पर कम लगता है तो वहां पर ज्यादा उछल सकता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कहीं भी आप देखिएगा तो इसमें ग्रेविटेशनल का चर्चा नहीं है, सिर्फ एक में चर्चा है, तो ऐसे भी टिक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत मतलब समझिए कि आप पढ़िएगा इस तरीके से तो आप एग्जाम में मैक्सिमम कर सकते हैं। कई विद्यार्थी कहेंगे हाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा कोशिश तो करिए, कोशिश करिए, आप बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचेंगे, 20 से 20 में 20 आप क्वेश्चन करने लायक रहेंगे बिल्कुल, अब आप उसको कर लेंगे, मेरा पूरा वादा है। तो ये हो गया, इसमें आप ऐसे तैयारी करिए। और देखिए इसमें बहुत सारा है, अगर ये मैं पूरा अगर बताने लगूँ ना, उसके बाद 2015 का बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, उतना आप लोग देखिएगा भी नहीं, ये हमको पता है। तो एक एक करके ये बिल्कुल ऐसे ही है, रक्तवाहिनी में दीवार में ऑक्सीजन भरी आपूर्ति रहती है, मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है, आप लोगों को बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि बस ये लूसेंट का जो विज्ञान का जो टॉपिक है ये अच्छे से, और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बिल्कुल आप पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल बच्चा के जैसा समझाया गया है, बचपन में नहीं समझ में आता था, अब समझ में आएगा,
ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों बिल्कुल पढ़िएगा, आपका साइंस बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट इसमें लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपकी स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को यह पता चल सके कि हम लोगों को किस प्रकार से करना है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।